चलो बेटा, स्क्रीन दिख रहा है सबको? बताओ। यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो देखते हैं टॉपिक। तो कल मैंने आपको oogenesis बताया था। oogenesis सबको समझ में आ गया है? ये बताओ। यस सर। अच्छे से सब लोगों ने समझा था oogenesis को? देखो, अगर आप oogenesis नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ। तो oogenesis सबको समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है, ठीक है? चलो आगे देखेंगे अपन। अब फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगा oogenesis को, और उस रिवीजन के साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो एक बार फिर से सुन लो आप, बस उसको बस रिवाइज करूंगा, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, है ना? और फिर उसको आगे बढ़ेंगे अपन। चलो, तो कल आपको मैंने बताया था oogenesis, ठीक है? oogenesis में क्या था आपका? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्लियर है? चलो देखो, एक बार बता रहा हूँ, सुनते जाना। इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया था oogenesis? ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको oogenesis समझ में नहीं आया था कि सर एक बार रिवाइज इसको अच्छे से कर दो, या सीधे सीधे मैं आगे बढ़ू? ये बताओ। सर एक बार रिवाइज अच्छे से करवा दो। चलो ठीक है। देखो बेटा, इसीलिए मैंने आज ऐसे पढ़ाना सोचा, क्योंकि उसी बात को रिपीट करने वाला हूं। मुझे पता है इस टॉपिक को समझने में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, लेकिन इसीलिए इसको बहुत आसान बनाया हमने। देखो, बहुत जगह मटेरियल्स देखोगे, सब देखोगे ना, तो आप देखोगे इसको दो पार्ट में बेटा अलग अलग कर दिया हुआ है। क्या? एक को बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, है ना, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, और एक को oocyte, आसान बनाने के लिए। बट अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन इसको नोट्स मैंने बनाया है, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली पढ़ना एनसीईआरटी है, और यह टॉपिक एनसीईआरटी से लिखना भी आपको बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इसको मैंने एनसीईआरटी से दोनों को, फॉलिकल का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एक का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों काम हम साथ साथ देख रहे हैं, और बहुत आसान तरीके से इस नोट्स को लिखा गया है, ठीक है? आप ढंग से समझो एक बार, सब लोग ध्यान देना। बहुत आसान टॉपिक है, उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं। आवाज सबको प्रॉपर जा रही है? पहले बताओ, यस आवाज सबको प्रॉपर जा रही है? ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं अपन। The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. oogenesis और spermatogenesis में बेटा बहुत डिफरेंस है ना? वह डिफरेंस आपको बताऊंगा। चलो, जब ये बात हुआ तो थोड़ा नया टॉपिक भी कर लेते हैं अपन। oogenesis और spermatogenesis में डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है? कि क्या डिफरेंस है oogenesis में और क्या डिफरेंस है spermatogenesis में। तो करते भी एक डिफरेंस बताओ तो oogenesis और spermatogenesis में। सर oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड spermatogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। हाँ, और बेटा और कुछ सोचो, मैं बताया था मैंने एक दो पॉइंट तो। क्या बताओ? सर स्पर्मेटोजेनेसिस डेथ तक चलता है और ऐसे एक कुछ पीरियड के बाद। हाँ देखो, ऐसे समझो ना, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक बात बताई थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस से कब शुरुआत होता है बेटा? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी पे, है ना? जबकि आप देखोगे oogenesis कब शुरू होता है? फीटल लाइफ में। बर्थ से पहले शुरू हो जाता है ना? जल्दी बताओ। यस सर। है ना? यस सर। तो आपको डिफरेंसेस ये सब याद रखना है कि oogenesis आपका बर्थ से पहले शुरू हो जाता है, जबकि आप देखते हो कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो प्यूबर्टी में शुरू होता है। दूसरी बात, जो oogenesis है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है कैसा प्रोसेस है बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों बोलते हैं ये बात यहाँ पे समझ लो, डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला oogenesis को। आपको कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, एक बात याद करो सब लोग, कि बेटा प्रोफेज oogenesis का कहाँ शुरू हो जाता है? फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है, सबको याद है? जल्दी बताओ। यस। ये सबको याद है बेटा कि फीटल लाइफ में ही प्रोफेज 1 शुरू हो जाता है, लेकिन वह रुक जाता है, मतलब मियोसिस 1 शुरू हो जाता है और प्रोफेज में जाके रुक जाता है। कब तक रुक जाता है बेटा? 10 से 12 साल तक।
जब तक क्या अटेन नहीं होता है, प्यूबर्टी। तो बीच में एक बहुत बड़ा डिले हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, बोलो Yes, बोलो। हुआ हुआ ना भाई, फीटल लाइफ में शुरू हो गया, बर्थ हो गया बच्चा का, वह 12-13 साल का जब हो गया, प्यूबर्टी जब आ गया, तब जाके उसने फिर से उस मियोसिस को कंप्लीट किया। तो बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे ना बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो, आप खुद से सोचो ना, खुद से सोचो। आप आपने क्लास 11th किया, अगले साल ही 12th कर लिया, तब क्या बोलते हो कि आपने स्टडी कंटिन्यूअस की। आपने क्लास 11th 2021 में किया और क्लास 12 किसी कारण से आप 2023 में कर रहे हो, तो आपका एकेडमिक्स डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. हुआ ना, Yes, वही sir. बात है, वही बात है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, एक बार प्यूबर्टी 13-14 साल एज हुआ, एक बार शुरू होगा तो डेथ तक कंटिन्यूअस चलेगा, बीच में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, जबकि oogenesis को अपन क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है बेटा, चलिए बताओ। अब देखो यहाँ पे Yes. डिफरेंसेस दिया हुआ है दोनों के बीच का। oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage before birth और fetal life बोल सकते हैं। whereas आज देखो, आज क्या है ना, oogenesis वाला टॉपिक में बताऊंगा, बाकी चीजें आज थियरी है ना, इसलिए समझने में आज कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, थियरी है, जो सीधे बताऊंगा सीधे आपको समझ में आएगा। whereas spermatogenesis starts at puberty, that is after birth। समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें। oogenesis is a discontinuous process, whereas spermatogenesis is a continuous process। बता दिया मैंने क्यों ऐसा बोलते हैं। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ध्यान रखना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था बेटा, कितने स्पर्मेटोजोआ को बना रहा था, कितने स्पर्म को, 4, है ना, बना रहा था ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. जबकि जबकि आप देखोगे, एक आपका प्राइमरी oocyte कितना ओवम बनाएगा, बस एक। बोलोगे सर ये कैसे सर, याद करो ना, कल बताया था। नहीं अगर समझ में आ रहा तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो। देखो कल क्या बोला था मैंने, याद करो तो। ये oogonia है, एक oogonia का सेल है। oogonia का सेल बेटा जब डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है, तो क्या बन जाता है माइटोसिस और ग्रोथ करने के बाद, जल्दी बताओ। oogonia माइटोसिस और ग्रोथ के बाद क्या बन जाता है, Primary oocyte. हाँ तो बोलो ना, प्राइमरी oocyte बन जाता है। ठीक है, यह oogonia है, इसमें क्या हुआ बेटा, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, तो ये बन गया प्राइमरी oocyte। ध्यान रखो, ध्यान रखो। अब इस पर एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा है भाई, वहां पे भी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ था तो क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें मियोसिस 1 शुरू हुआ था तो क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें मियोसिस 2 हुआ था तो क्या बना था, स्पर्मेटिड। यही तो कहानी यहाँ भी है। oogonia में माइटोसिस हुआ तो बन गया क्या, प्राइमरी oocyte, Primary है ना। oocyte. प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा, तो आप पक्की बात आप जानते हो कि अगर एक मियोसिस हो रहा है बेटा, तो कितने सेल बनेंगे, 2. कितने, 2. तो चलो 2 सेल बना दिया हमने। यहाँ देखो, ये 2 सेल बन गया, एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉल सेल बनता है। मतलब जो आपका oogenesis है ना, उसमें जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, वो कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसा था, इक्वल। Equal तभी आप क्या लिखते हो, division. इट गिव्स राइज टू 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्म। जबकि इसमें देखेंगे एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉल सेल बना, है ना। तो इसमें oogenesis में एक डिफरेंस ये भी हो गया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में इक्वल डिवीजन होता है, इसलिए 4 इक्वल सेल मिलते हैं। जबकि oogenesis में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 अनइक्वल डिवीजन है ना, इसलिए इसमें क्या, अनइक्वल सेल्स मिलते हैं। तो देखो ना, 4 सेल इसमें ही बनेंगे। फिर आप बोलो सर ओवम एक ही बनेगा, बता रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ क्या बना बेटा, जल्दी बताओ। ये क्या है आपका, सेकेंडरी Oocyte. oocyte। और ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ। First polar फर्स्ट body. पोलर बॉडी, है ना। सबको समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ यहाँ तक, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या था। अनइक्वल डिवीजन का मतलब यह था बेटा कि जो इस प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म था, ये सारा साइटोप्लाज्म यह रख लिया अपने पास और इसको बहुत 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 कम दिया, इसलिए तो इसका साइज ज्यादा लार्ज हो गया और इसका साइज बहुत स्मॉल रह गया, है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बेटा, Yes, sir. है ना। तो अनइक्वल डिवीजन मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो साइटोप्लाज्म था ना, सारा यह रख लिया, यह वाला सेल, इसको बहुत कम दिया, इसलिए इसका साइज छोटा रह गया, इसका साइज बहुत लार्ज हो गया। तो इसको बोला फर्स्ट पोलर बॉडी।
और यह आपका क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस 1 हुआ है, अब अगला कौन करवाना है, क्या करवाना है, जल्दी बताओ, मियोसिस 2 प्रोसेस 2 है ना। अब चलो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सर क्या हो गया, मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगा बेटा तो फिर से कितने सेल बनने चाहिए, जल्दी बताओ, 2 सेल 2 सेल। एक लार्ज सेल बनेगा, फिर से क्या बनेगा, एक स्मॉल। स्मॉल सेल जो स्मॉल सेल बना इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड सेकेंड पोलर पोलर बॉडी बॉडी। और इसको बोल देते हैं अब क्या, जल्दी बताओ, ओवम। आई बात समझ, जल्दी बताओ, यस सर उसी को क्या बोल देते हैं बेटा अपन, ओवम बोल देते हैं। क्लियर है, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यस सर तो यही तो oogenesis है बेटा, जिसको समझना है ना सिंपल टर्म्स में, यही है oogenesis बेटा आपको। सर oogonia है, उसमें माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन हो गया तो बन गया प्राइमरी oocyte। उसमें सर मियोसिस 1 हुआ तो अनइक्वल मियोसिस 1 हुआ, इसलिए एक लार्ज सेल बना दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सेल बना दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। सर फिर इसमें मियोसिस 2 हुआ तो बन गया ओवम, और इधर बन गया सेकेंड पोलर बॉडी। तो देखो तो एक प्राइमरी oocyte से फाइनली कितने ओवम मिल रहा है आपको, जल्दी बताओ, कितने One. ओवम, बोलो, One. एक ही मिल रहा है। क्यों, क्योंकि दो इसमें पोलर बॉडी बन गया है, इधर दो पोलर बॉडी बन के हट गया, तो आपको एक ही ओवम मिल रहा है। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, बोलो बोलो Yes, भाई, sir. सबको समझ में आया। अब देखो, अब जो उसमें कुछ पॉइंट थे अगर यहीं पे ऐड कर दे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस याद क्या रखना है आपको, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस बता दिया आपको। इसमें दो ही बात तो याद रखना है कि सर ये oogonia है ना, ये जो oogonia ऊपर था ये बर्थ से पहले बनता है, बर्थ के बाद एक भी oogonia नहीं बनता है। सर इस oogonia में क्या होता है, इस oogonia में जब माइटोसिस होता है और डिफरेंशिएशन होता है तो ये प्राइमरी क्या बना देता है, oocyte। क्या बना देता है, प्राइमरी oocyte। सर प्राइमरी oocyte को कुछ सेल्स, एक लेयर्स ऑफ सेल्स सराउंड कर देता है, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, तब इसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, यह सब काम कब हुआ, बर्थ से पहले। मतलब एक बच्चा जो पैदा होता है तो किसके साथ पैदा होता है बेटा, जल्दी बताओ, प्राइमरी फॉलिकल के साथ। आ रही बेटा बात समझ में सबको, जल्दी बताओ। यस सर वो प्राइमरी फॉलिकल के साथ पैदा होता है, और प्राइमरी फॉलिकल क्या है, oocyte, मतलब प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। सिंपल सी बात। अब यह बच्चा पैदा हुआ प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल के साथ। ठीक है, कितने होते हैं बर्थ पे, जल्दी बता दो, बर्थ पे कितने प्राइमरी फॉलिकल, 20 lakh. 20 लाख। अब सर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस उस फॉलिकल का नंबर कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रीशिया। ठीक है, अब देखो नंबर कम होके कितना हो जाएगा प्यूबर्टी तक बेटा, 50,000 to 80,000 50,000 टू 80,000, ऐसे बोलो 60 टू 80 जो एनसीईआरटी का लाइन है, 50 टू 80 होता है, लेकिन एनसीईआरटी 60 टू 80 रखा है तो उतना ही याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा प्यूबर्टी तक जाते जाते प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास अभी कौन सा फॉलिकल है याद रखने का, यही सब कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास अभी है प्राइमरी फॉलिकल, उस प्राइमरी फॉलिकल में बेटा कौन सा oocyte है, जल्दी बताओ, प्राइमरी oocyte Primary oocyte. प्राइमरी oocyte। और यह बताओ उसमें मियोसिस शुरू हो चुका है कि नहीं, यस सर वो फीटस बॉडी में ही होता है बेटा, बस ऐसे याद रख लो। प्राइमरी oocyte जैसे ही बनता है ना मियोसिस शुरू कर देता है, लेकिन वह मियोसिस कहाँ पे जाके रुका हुआ है, ये बताओ, प्रोफेस 1 Phase 1 के प्रोफेज 1 के किस में, डिप्लोटीन तो सिंपल से कहानी है सर, प्राइमरी oocyte जैसे ही बनाएंगे उसमें मियोसिस शुरू कर देंगे, डिप्लोटिन पर रोक दिए, और क्या हो रहा है उसमें, उसके अराउंड प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब बच्चा पैदा हुआ प्राइमरी फॉलिकल के साथ, प्यूबर्टी तक गया, प्राइमरी फॉलिकल का नंबर घट के हो गया 60 से 80 हजार, है ना। अब आप जानते हो प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो हर मंथ कितने एक बाहर निकलते हैं बेटा, हर 1 मंथ एक एक। तो कितने प्राइमरी फॉलिकल को आगे बढ़ बढ़ के मैच्योर होना चाहिए हर मंथ में, 1 एक एक। तो उस 50 से 80 हजार में से ना एक एक प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा बेटा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा मतलब पहले प्राइमरी था, प्राइमरी से क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी सेकेंडरी, फॉलिकल सेकेंडरी से क्या बनेगा बेटा, टर्शियरी टर्शियरी। सेकेंडरी मतलब कैसा हो गया, प्राइमरी में कितने लेयर था ग्रैनुलोसा का, कितना लेयर था, सिंगल लेयर सिंगल। अब कितना हो जाएगा, दो, मतलब दो से ज्यादा, ऐसा समझो एक से ज्यादा हो गया, मतलब दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तब इसको क्या बोल दिया बेटा हमने, सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। और जब ये काम हो रहा है ना, फॉलिकल ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसके अंदर कौन है, फॉलिकल के अंदर कौन है, जल्दी बताओ तो, oocyte है। oocyte वो भी धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाते जा रहा है, साइज बढ़ाते जा रहा है, मतलब इसमें जो प्राइमरी oocyte होगा उसका साइज थोड़ा लंबा होगा। अब इससे कौन बनेगा बेटा, अब टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टर बताया था मैंने, क्या होता है,
टर्शियरी उसमें फॉलिकल में क्या एंट्रम होता है? कैविटी होगा, थीका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक्सटर्ना और इंटरना। सेकेंडरी में नहीं बेटा, सेकेंडरी में बस क्या होता है? टर्शियरी बोला ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सेकेंडरी में क्या होगा बेटा? बस क्या कैरेक्टर चेंज होगा प्राइमरी से? प्राइमरी में एक लेयर था ग्रैनुलोसा सेल का, सेकेंडरी में एक से ज्यादा लेयर होगा ग्रैनुलोसा सेल का। पहला चेंज। सेकेंड क्या चेंज होगा? जो ग्रैनुलोसा सेल्स है उसके बाहर एक और लेयर आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? थीका। थीका। क्या बोलेंगे बेटा? थीका। ठीक है, थीका आ गया। तो दो ही चेंज दिख रहा है सर। प्राइमरी में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल था, यहाँ पे एक से ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल का लेयर हो गया, और प्लस इसमें एक और स्पेशल लेयर आ गया। स्पेशल लेयर आ गया, उसका नाम क्या है बेटा? थीका। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। अब यह आगे बढ़ेगा, टर्शियरी में आया। अब टर्शियरी में थोड़े और चेंज हो गए। यह जो थीका बाहर वाला था ना, वह 2 लेयर में चेंज हो गया, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना। ठीक है, उसके बाद एक और चेंज क्या हो गया? जो एक ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर थे, मान लो यह एक लेयर था, यह एक लेयर था, यहाँ वो साइट है, यह एक लेयर है, यह एक लेयर है, इसके बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया बेटा? यहाँ पे एक कैविटी का कैविटी। फॉर्मेशन हो गया। इस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रम। एंट्रम, है ना। और इस कैविटी में एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं? लीकर फॉलिकुलाई। फॉलिकुलर। बेटा इसमें कोई डाउट है? किसी को बताओ, जल्दी नो बोलो। सर। आकांक्षा, आकांक्षा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। पूरा एकदम क्लियर है? यस है ना? सर। हाँ तो पहले हाँ। फिर से रिवीजन। बर्थ तक कितना था? आकांक्षा बताएगी। बर्थ तक कितना था फॉलिकल हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल? बर्थ तक कितना था बताओ नंबर? 60 से 80,000। 80। हाँ ठीक है। उसके बाद बर्थ के बाद क्या होगा? वह 60 से 80 जो है उसमें से एक एक आगे बढ़ेगा। पहले प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी बनाया, फिर टर्शियरी बनाया। फर्क क्या हुआ? प्राइमरी में एक लेयर था ग्रैनुलोसा सेल का, सेकेंडरी में 2 से 3 लेयर हो गया ग्रैनुलोसा सेल का, प्लस थीका आ गया। टर्शियरी में क्या हुआ? ये थीका अब 2 लेयर में डिवाइड हो गया, थीका एक्सटर्ना बाहर वाला और थीका इंटरना अंदर वाला, प्लस जो ग्रैनुलोसा लेयर था ना उसके बीच में एक कैविटी बन गया, और उस कैविटी का नाम क्या है बेटा? उस कैविटी का नाम क्या है बेटा? एंट्रम। और उस एंट्रम में कौन सा लिक्विड भर गया बेटा? लीकर फॉलिकुलाई। यह टर्सरी है। और ध्यान रखो क्या बोला मैंने? प्राइमरी वो साइट भी अंदर अंदर पहले छोटा था, अब साइज और बड़ा हुआ, इसमें भी साइज और बड़ा हुआ, है ना। और जब टर्शियरी फॉलिकल में आ जाता है कौन? प्राइमरी oocyte। इसी स्टेज में जो आपका प्रोफेज रुका हुआ था ना, अब इस प्राइमरी oocyte का प्रोफेज कंप्लीट होगा, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। यह प्राइमरी oocyte क्या बना लेगा तब बेटा? सेकेंडरी oocyte, है ना। और इस सेकेंडरी oocyte के बाद क्या होता है? जो ये टर्शियरी फॉलिकल था ये भी तब तक चेंज हो गया किसमें? किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. इसी स्टेप को आपको याद रखना है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। कुछ नहीं हुआ, इन दोनों में चेंज हो गया। जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल बना ना, अब ये दोनों में चेंज हुआ। क्या क्या चेंज हुआ? जो प्राइमरी oocyte था वह अपना जो मियोसिस रोका हुआ था उसको कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना दिया, और जो टर्शियरी फॉलिकल था वह कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? ग्राफियन फॉलिकल में। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों में प्राइमरी oocyte होता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा oocyte होता है? सेकेंडरी। क्लियर है बेटा? क्रिस्टल क्लियर है। इसमें क्या है बताओ? कुछ है इसमें बताओ? समझ में आ गया सबको जितने बच्चे हैं? ये बताओ। Yes. हाँ, ठीक है? तो इस तरह से आपका पूरा oogenesis होता है। देखो ना, सेकेंडरी oocyte का बनना, दिस इज oogenesis। अब देखो होता क्या है, बस इसमें यही याद आपको रखना है कि मियोसिस कब हो रहा? मियोसिस 1 पूरा हो गया, अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन आता है ना, कौन सा दिन बेटा? 14th डे। देखो जो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है, कंप्लीट मतलब कि परफेक्ट पीरियड कितने दिन का हम काउंट करते हैं बेटा? कितने दिन का? 28, है ना। अभी किसी में देखो, किसी फीमेल में या 29 डे का हो सकता है, किसी में 30 डे का, किसी में 27 डे का, और एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। बट परफेक्ट साइकिल कितने दिन का मानते हैं अपन? 28 डेज का। 28 ठीक है, तो 28 डेज का हाफ क्या होगा? मान लेते हैं किसी में, किसी गर्ल्स में या किसी फीमेल में फर्स्ट ऑफ मंथ, मतलब फर्स्ट डेट को पीरियड शुरू हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, मतलब उसका हाफ कौन होगा? 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मंथ में 14th को होगा,
यह डिपेंड करता है किसका पीरियड किस दिन शुरू हुआ है। मान लो किसी का 10 को शुरू हुआ तो 10 से 14 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, मतलब कौन सा डेट होगा वो? 24th, 24। है ना? इसको ऐसे याद रखना है, ये मत कि हर मंथ के 14 तारीख को ना, जिसका जिस दिन शुरू हुआ है उससे 13 दिन बाद। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। तो उस 13 दिन बाद क्या होता है ना, फीमेल के वहां पे इस रीजन में, ओवरी में एलएच का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन बेटा? कौन सा? एलएच, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही एलएच क्या करता है, अब इसका रप्चर करवा देता है। किसका रप्चर? किसका रप्चर? ग्राफियन फॉलिकल का, है ना। और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही टूटेगा कौन बाहर निकल जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। Secondary oocyte. है ना, सेकेंडरी oocyte, and this process is called as the release of secondary Ovulation. oocyte from the ruptured graphian follicle is called as ovulation. तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? LH। LH. कब होता है ओव्यूलेशन? किस दिन को होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी बात, अब देखो सारी बातें एक इस स्लाइड में, एक ही में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। जितना मैंने लिखा है ना, सारी बातें कवर हो गई, है ना। अगला क्या था? अब ओव्यूलेशन हो गया, मतलब बाहर क्या निकला बेटा? बाहर क्या निकला? जल्दी बताओ। सेकेंडरी oocyte। Secondary oocyte. अब इस सेकेंडरी oocyte जैसे ही निकलता है ना, कौन सा डिवीजन शुरू कर देता है बेटा अपना? जल्दी बताओ। मियोसिस 2। अभी मियोसिस 1 हुआ था, तभी ये बना था सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस 2 होगा। या मियोसिस 2 भी कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी जाके रुक गया। कहां रुक गया बेटा? कहां रुक गया बताओ? यह जाके फिर से रुक गया मेटाफेज में। ये प्रोफेज तो क्रॉस कर गया, लेकिन कहां जाके रुक गया? जल्दी बताओ। मेटाफेज में। कब तक रुका रहेगा? जब तक अब इसमें कौन टच ना हो? स्पर्म। स्पर्म जैसे ही टच होता है, ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और क्या बना देता है बेटा? ओवम। जाइगोट। बात समझ आई? बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो, अब आगे करते हैं। ये पूरा ओजेनेसिस हो गया, ओवम बनने तक की कहानी। कितना डिफिकल्ट है ये तो बच्चा को बता देना चाहिए। ओगोनिया, माइटोसिस, ग्रोथ, बन गया प्राइमरी oocyte। सर उसमें मियोसिस 1 हुआ, बन गया सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, पहला पोलर बॉडी। सर सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोसिस 2 हुआ, वह बन गया ओवम। ये डायरेक्ट प्रोसेस हो गया। अब बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट वाला बात उसको ऐड कर देंगे। सर ओगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, प्राइमरी oocyte। सर प्राइमरी oocyte जैसे ही बनता है ना, वह तुरंत मियोसिस 1 शुरू कर देता है। फीटल के लाइफ में जब वो अंदर होता है, एम्ब्रियो में होता है, तभी शुरू कर देता है क्या? मियोसिस 1। लेकिन अरेस्ट हो जाता है सर प्रोफेज 1 में। कब तक अरेस्ट रहेगा? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में सर क्या होगा? उस oocyte का अराउंड प्राइमरी फॉलिकल बन गया था, वो फॉलिकल का बस डेवलपमेंट होगा। प्यूबर्टी जैसे ही आएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया सर, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी तक भी सर अभी क्या है? प्राइमरी फॉलिकल ही है, प्राइमरी oocyte ही है जो रोका हुआ है अपने M1 को। जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल बना ना सर, M1 उसका कंप्लीट होगा, वो बना देगा सेकेंडरी oocyte। और टर्शियरी फॉलिकल भी किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। तब सर क्या होगा? वो एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ेगा 14th डे को मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और ग्राफियन फॉलिकल टूटा और ओवम बाहर निकल गया, मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए वो मियोसिस 2 शुरू करेगा सर, लेकिन फिर से अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज में। कब तक? जब तक अब उसको स्पर्म टच नहीं करेगा। स्पर्म जैसे ही टच करेगा, वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और क्या बना देगा बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है सबको? सबको सबसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ। यस सर। क्या सर अली? हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने बोला कि वो स्पर्म टच करेगा उसके बाद ओवम बनेगा, तो उसके बाद जाइगोट नहीं बनेगा? क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट। देखो हाँ हाँ, सही क्वेश्चन पूछा तुमने। मुझे लगा कि कोई ये तो पूछेगा। देखो बेटा, क्या होता है टच करने का मतलब? समझते हो क्या होता है टच करने का मतलब? ये होता है बेटा कि ऐसे नहीं होता है ये सब। जब पूरा, आप अभी एक का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ आपको। देखो एक का जब पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एग में बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं बेटा। ये देखो, ये मान लो सेकेंडरी oocyte आपका, ध्यान देना, ये सेकेंडरी oocyte है ना, तो इसके अराउंड पहला लेयर होता है वाइटेलिन मेम्ब्रेन। कौन सा? क्या बोलते हैं उसको? वाइटेलिन मेम्ब्रेन। सेकेंड इसके ऊपर होता है जोना पेलुसिडा। बात समझ में आ रही? उसके ऊपर होता है कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म किसको टच किया बेटा? अभी किसको टच किया? कौन सा लेयर को? सबसे बाहरी लेयर को टच किया यहाँ पे आके। अभी तो ओवन तक पहुंचा ही नहीं हो। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? स्पर्म किसको हाँ। टच किया बेटा? बाहरी लेयर को। जैसे ही ये टच करेगा ना, यह सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करके यहाँ पे क्या बना के बैठ जाएगा? जल्दी बताओ। ओवम। तब स्पर्म इसको चिरते हुए आया, तो पहले से यहाँ पे कौन तैयार मिलेगा इसको? जल्दी बताओ। ओवम तैयार मिलेगा। यह तुरंत बना लेगा फ्यूज करके क्या बेटा? जाइगोट। तो टच करने का मतलब ये होता है कि ये
मेम्ब्रेन को, एक मेम्ब्रेन को पहले क्या करना होता है, तोड़ के तब स्पर्म अंदर घुसता है। आ रही बात समझ बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। समझ गए कर्तव्य? यस सर। चलो सर हाँ बेटा बोलो। यहाँ पे फिर आपने बोला कि ये जो स्पर्म टच करेगा, बट हर बार ओवम नहीं बनेगा ना फिर, क्योंकि स्पर्म हर बार तो टच नहीं करता है, वो हर बार- इंटरकोर्स टाइम ही आएगा ना अंदर, क्या? इंटरकोर्स होगा उसके बाद ही स्पर्म हाँ अंदर बेटा, आएगा। हाँ बेटा, ठीक है, वेरी गुड। देखो तो जिस समय एंटर कोर्स होगा उसी समय ओवम बनेगा। अगर मान लो इसको स्पर्म नहीं मिला, बात समझ में आ रही है? इसको स्पर्म, सब नोट्स में आपके लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, सारी बातें लिखी है ना? जो डाउट है ना सब इस नोट्स में, देखो यही बताता हूँ कि लेक्चर करने के बाद ना कोई डाउट ही नहीं बचेगा। इस नोट्स में सारी बात लिखी हुई। देखो स्पर्म टच कर दिया तब इसका मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। अब बताओ इससे पहले जो सेकेंडरी ओसाइट है कहाँ पे अटका हुआ है? कहाँ पे अटका हुआ है? मेटाफेज। मेटाफेज। अगर इसको स्पर्म टच नहीं करेगा ना बेटा, वही मेटाफेज वाला सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है, तो इसी को कौन सा साइकिल बोलते हैं अपन? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई बात समझ? आई बात समझ? यस सर, यस सर। मेटाफेज में ही रह जाएगा और सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाएगा, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस यस सर। हाँ, तो अब इसी बात को स्लाइड में लिखा हुआ है, कुछ नहीं। बच्चे कभी कभी, सर आपने 3 फेज भी बोला था कि सर ग्रोथ फेज होता है, मैच्योरेशन फेज और अरे, तो बेटा इसी में बता दूं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से ऊगोनिया बनता है ना? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ऊगोनिया में जब मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस होता है और डिफरेंशिएशन होता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जब प्राइमरी oocyte बनता है ना? और प्राइमरी oocyte से जो पूरा कहानी था, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनना, ओवम बनना, वो पूरा कहानी जो आगे का था, है ना, वो सबको कौन सा फेज बोलेंगे बेटा? मैच्योरेशन फेज। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। 3 फेज भी समझ में आ गया सबको? क्या बोला मैंने? ये 3 फेज भी आपको समझ में आ जाना चाहिए सब। देखो ना क्या हमने बोला था, ऊगोनिया कौन बनाता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ऊगोनिया कौन बनाता है बेटा? प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल जर्म जर्म सेल। सेल्स। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कैसे बनाता होगा? माइटोसिस करता है। ठीक है, बता दो, तीनों फेज भी समझ लो। यहाँ पे ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, मान लो इसमें माइटोसिस हुआ, बन गया आपका क्या बेटा? ऊगोनिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्लियर है? अब ऊगोनिया में माइटोसिस होगा और ग्रोथ होगा, मतलब डिफरेंशिएशन, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। और क्या बन गया ये? प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte के आगे का जितना भी कहानी है ना, वो सब किस फेज में आ जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। मैच्योरेशन फेज। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, चलो अब इसी को स्लाइड में मैं पढ़ता हूँ, यही सारी बातें लिखी होंगी जो मैंने आपको बोला अभी। ये सारा बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और सारी बात वही लिखी हुई है स्लाइड के अंदर, कुछ भी उससे अलग नहीं लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, बस लैंग्वेज में है लेकिन वही बात है, बस उसको पढ़ते जाता हूँ, सुन लो। और एकदम मैं आपको बता दूं, oogenesis के लिए कहीं से कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं है। नीट, एम्स, बोर्ड एग्जाम एग्जैक्टली एनसीईआरटी ही है, उसमें बस मॉडिफाई करके, सिंपलीफाई करके मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल बनाया है इसको। आपको बस इसी को लिख लेना है पूरा पूरा, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। और ज्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड में कोई ज्यादा होता है, इसको नोटबुक में लिखो तो 2 पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप डिफरेंस बता रहे थे, वहां से हम लोग वहां पहुंच गए थे। चलो देखो और डिफरेंस फिर आते हैं इस पे, पहले जब अभी आप फ्लो में हो तो उसी को खत्म करते हो, उस टॉपिक oogenesis पूरा। चलो अब oogenesis पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, बस समझा तो दिया। जिन बच्चों को लगे कि सर यह लाइन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, फिर से बता दो, तुरंत पूछोगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मैंने तो बोल दिया कि बेटा मैंने समझा दिया, उससे आगे कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको ना समझ में आया कोई लाइन पढ़ते हुए कि सर ये लाइन में नहीं समझ में आ रहा, तुरंत बोलो बेटा कि सर इस लाइन का मतलब बता दो, नहीं समझ में आ रहा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब मैं पढ़ूंगा, जिसको जिस लाइन में दिक्कत होगा पूछेगा, एकदम बेफिक्र होकर पूछना, कोई दिक्कत नहीं। मैं 25 बार बता दूं क्यों ना, मैं वैसे भी किसी टॉपिक को 5 बार तो जरूर बताता हूँ, फिर भी ना समझ में आप जरूर पूछना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। आगे, oogenesis is initiated during the embryonic development stage, that is when mother is pregnant or in female fetus, when a couple of million of gamete mother cells are formed within each fetal ovary and sciatica line. No more oogonia are formed and added after birth and sciatica line. Scattered ovarian follicles are embedded in the stroma of cortex। आपको बताया था, क्वेश्चन भी पूछा था क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे, कि कोई आपसे पूछ ले कि बेटा हमें डिफरेंट फेजेस ऑफ फॉलिकल ग्रोथ देखना है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मतलब ग्राफियन फॉलिकल,
तो हम ओवरी के किस हिस्सा को देखें तो क्या बोलोगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हिस्सा को, ठीक है। चलो, एन ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन oocyte, बता ही दिया oocyte होगा, उसके आगे में क्या होगा? ग्रैनुलोसा सेल, उसी को तो बोलते हैं अपन क्या? ओवेरियन प्राइमरी फॉलिकल या ओवेरियन प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं फॉलिकल। ना। हाँ ठीक है, चलो अब ये आपके एनसीईआरटी का बहुत सिंपल सा oogonia है, माइटोसिस, प्राइमरी oocyte, इसमें फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट क्या मियोटिक डिवीजन जो कि ओव्यूलेशन से पहले हो जाता है, तो बन गया सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तब बन जाता है ओवम। और देखो ना लिखा भी हुआ है, जब आपका प्राइम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बना? एक लार्ज सेकेंडरी oocyte और एक छोटा सा सेल जिसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी। जब सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस 2 होगा, इसमें एक लार्ज ओवम बनेगा, एक छोटा सा क्या बनेगा बेटा? सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर है? चलिए बताओ। चलो, like spermatogenesis, oogenesis process also can be divided into 3 stages. मल्टीप्लिकेशन फेज बता ही दिया, किसको बोलेंगे? प्राइमोडियल जर्म सेल से oogonia का बनना मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना ग्रोथ फेज, और उसके बाद जितना चीज हो रहा है ना, ओवम तक के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes. देखो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, primordial germ cells or gamete mother cells repeatedly divide by mitosis to form large number of diploid oogonia. हाँ, क्रोमोसोम नंबर भी याद रखने का है ना। डिप्लॉइड oogonia in each fetal ovary, क्रोमोसोम का ही बताऊंगा, बहुत अच्छा एक स्लाइड है, पूरा पूरा लिखा होगा प्रोसेस। डिप्लॉइड oogonia in each fetal ovary, no more oogonia are formed, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, देख लेना। No more oogonia are formed and added after birth. This process completes in embryo stage of female in most higher animals. जिसको जिस लाइन में, क्योंकि सारी बातें मैं कल भी बता दिया, अभी भी पूरा डिटेल बता दिया, जिसको जिस लाइन में दिक्कत तो पूछेगा। oogenesis, at the time the fetus is 25 weeks old, 25 वीक का जो हो जाता है ना, मतलब कि तब तक जितना oogonia उसके लाइफ में जरूरत होगा ना, सब बना लेता है। मतलब बर्थ के बाद no more oogonia can be added or formed. अगली बात, ग्रोथ फेज बता ही दिया, oogonia से क्या बनना? प्राइमरी oocyte. In this phase, oogonia divide by mitosis and differentiate, मतलब oogonia साइज में ग्रो करेगा। और कल बताया था बेटा, oogonia का साइज ग्रो कैसे होता है, एक प्रोसेस बताया था, उसका नाम क्या है? वाइटेलोजेनेसिस। याद है? जल्दी बताओ, है ना। यस सर। oogonia का ग्रोथ कैसा होता है, उसका साइज कैसे बढ़ रहा है oogonia का? क्योंकि उसमें यॉक का फॉर्मेशन होता रहता है, इसलिए उसका साइज बढ़ने लगता है ना। तो oogonia ग्रो इन साइज, और ये ग्रोथ कैसे होता है? ड्यू टू वाइटेलोजेनेसिस. Growth occurs due to vitellogenesis, formation of yolk. That is, the synthesis of yolk in vertebrates also occurs during this phase, मतलब growth phase. In most vertebrates, yolk is synthesized. मतलब बहुत सारे vertebrate में क्या होता है ना, yolk बनता लिवर में है, याद रखना। लेकिन वो प्राइमरी oocyte में कब पहुंच जाता है? थ्रू ब्लड एंड फॉलिकल सेल्स। बनता लिवर में है, लेकिन वो प्राइमरी oocyte में पहुंच जाता है थ्रू ब्लड एंड फॉलिकल सेल्स। आगे देखो, growth phase is the longest phase in oogenesis in oviparous animals. ये याद रखने का, हमारे लिए नहीं। ग्रोथ फेज ओविपेरस एनिमल में सबसे लंबा फेज होता है तीनों फेज में, है ना। ड्यूरिंग ग्रोथ फेज साइज ऑफ एग इंक्रीजेस मेनी टाइम्स, क्योंकि उसमें यॉक का फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए साइज बढ़ता जाता है। मल्टीप्लिकेशन, मैच्योरेशन फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट, हमारे अंदर तो लॉन्गेस्ट फेज कौन है? ह्यूमन के अंदर मैच्योरेशन फेज। अब जितना काम हो रहा है ना प्राइमरी oocyte के बाद, सब मैच्योरेशन फेज में आता है। प्राइमोडियल जर्म सेल से oogonia बनना, कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन। oogonia से प्राइमरी oocyte बनना, कौन सा फेज? ग्रोथ फेज, है ना। और वहां से प्राइमरी oocyte से जितना कहानी है सब अब मैच्योरेशन फेज में। प्राइमरी oocyte starts first meiotic division, proceed up to the diplotin stage of prophase 1 and get temporarily arrested at this stage, है ना। ये सब कहानी कब हो रहा है? फीटल लाइफ में ही हो रहा है। That is temporarily stop any further development. Now each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells and is then called primary follicle. NCERT 9. The number of primary follicle at birth is approx 2 million, 20 lakhs. Note, so a person is born with primary follicles containing primary oocyte. एक एक लाइन इतना क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल विद क्या? प्राइमरी oocyte. और प्राइमरी oocyte ऑलरेडी क्या शुरू कर चुका है बेटा? डिवीजन शुरू कर चुका है, लेकिन अरेस्टेड है कहां पे? डिप्लोटिन। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes. अब क्या होगा? बस नंबर घटेगा प्यूबर्टी तक। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ दिस प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. Degeneration of these follicles are called follicular atresia and their disposal is done by phagocytes. अब वहां पे था 20 लाख, प्यूबर्टी तक आते आते हो गया 50 से 80 हजार, तो ये जो बीच में गायब हुआ उन सबको साफ करने के लिए भी चाहिए ना, तो हमारे बॉडी में जो फैगोसाइट्स है उसको हटाते रहता है, जो भी बेकार होते गया। कौन?
primary follicle. Therefore, at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. याद रखने का oogenesis. आगे देखो, with the onset of puberty आ गया, कितना बचा हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बेटा? 50 से 80,000 या 60 से 80,000. With the onset of puberty, a primary follicle begins to mature. सबसे पहला काम जो होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आता है, जो प्राइमरी फॉलिकल था, जो रुका हुआ था, वो अपना आप मैच्योरिटी शुरू करेगा. मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और टर्शियरी तक जैसे ही पहुंचेगा, तब तक उसमें जो प्राइमरी ओसाइट है उसका भी साइज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है. और टर्शियरी फॉलिकल जैसे ही बनेगा, वो प्राइमरी ओसाइट मियोसिस कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी ओसाइट बना लेगा, और टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफिक फॉलिकल. हो गया? वही बात यहाँ लिखा होगा, देखो. With the onset of puberty, a primary follicle begins to mature with each ovarian cycle or menstrual cycle. That is, with the onset of puberty, every month, one primary follicle is going to mature into Graafian follicle. The follicular cells become cuboidal. याद रखना, ये बात क्वेश्चन पूछ सकता है. प्राइमरी फॉलिकल में जो ग्रैनुलोसा सेल का लेयर था, कैसा था बेटा? फ्लैट, है ना, स्क्वामस मतलब. और यहाँ पे आता है तो कैसा हो जाता है वो? क्यूबॉइडल. सेकेंडरी फॉलिकल में कैसा होता है? क्यूबॉइडल शेप होता है. बस इतना याद रखने का. और ग्रैनुलोसा सेल का एक लेयर था प्राइमरी में, अब इसमें एक से ज्यादा होगा. कैसे बन गया होगा? वही ग्रैनुलोसा सेल था ना, वही डिवाइड करके और लेयर बना दिया. यही लाइन लिखा हुआ है. The follicular cells become cuboidal, divide by mitosis to form a stratified epithelium, मतलब multiple layer of granulosa cell called granulosa layer. So the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and the new theca and are called secondary follicles. Clear बेटा? मतलब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ? मोर देन वन लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, और प्लस एक क्या ऐड हो गया? एक और, जल्दी बताओ. थीका आ गया है ना? इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे. सेकेंडरी फॉलिकल तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्शियरी फॉलिकल में. व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और टर्शियरी फॉलिकल में एक नया चीज क्या आ गया बेटा? ग्रैनुलोसा सेल जो था ना, मल्टीपल लेयर, उसी के बीच में कैविटी बन गया. उस कैविटी को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. एंट्रम, है ना? व्हिच अपीयर्स बिटवीन द ग्रैनुलोसा. बोला ना, ग्रैनुलोसा सेल का जो लेयर था ना, उसी लेयर के बीच में. मतलब ये देखो ना, मान लो ऐसे आपका, ये आपका प्राइमरी ओसाइट, और इसको सराउंड किया हुआ ग्रैनुलोसा सेल. ये जो ग्रैनुलोसा सेल का लेयर के बीच में ये कैविटी बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रम. और इस कैविटी में फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड लिकर फॉलिकुलाई. ठीक है? क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? Yes. चलो देखो. The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. नीट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि एंट्रम किस फॉलिकल में देखने को मिलता है? टर्शियरी फॉलिकल में. The fluid of antrum is called Leaker folliculi. थीका लेयर भी दो ही चेंज तो हुआ इसमें, एक एंट्रम बन गया, और एक क्या होता है? जो थीका लेयर था सेकेंडरी फॉलिकल का, वो डिवाइड होकर दो लेयर बना देता है. बाहर वाला को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला को क्या बोलते हैं बेटा? थीका इंटरना. The theca layer is organized into inner layer cells called theca interna, जो secretory cells है, कुछ secretion करेगा, and outer layer of connective tissue called theca externa. उसके बाद यहाँ पे कल बता दिया था, जो ये आपका oocyte है ना? जो oocyte है, कौन सा oocyte? आपका प्राइमरी oocyte. वह क्या करता है ना, लास्ट वाला थीका एक्सटर्ना इंटरना से कनेक्ट हो. देखो ऐसे, ये प्राइमरी oocyte है, इसके अराउंड आपका ये ग्रैनुलोसा सेल है, ये मान लो एंट्रम है. ये जो प्राइमरी oocyte है ना, एक सेल से ऐसे करके कनेक्टेड होगा इस वॉल से. इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कुमुलस उफोरस. बताया था कल, जल्दी बताओ, बोलो. चलो डायग्राम में समझ जाओगे. The maturing oocyte adhere to the wall of the follicle through a pedicle stalk or mass of cell called cumulus oophorus formed by granulosa cells and remain suspended in Leaker folliculi. उसी लिक्विड में वो सस्पेंड रहता है और वो अटैच रहता है वॉल से, लास्ट वाला वॉल से, कुछ सेल्स, मास ऑफ सेल से, मास ऑफ टिश्यू से, दैट इज कॉल्ड oophorus, cumulus oophorus. बताऊंगा अभी, आप देखोगे डायग्राम में समझ जाओगे. इसका इंटरना किससे बना वो दिया हुआ है. ये क्या है? कुछ स्टेरॉइड सिक्रेशन करता है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होता है. और थीका एक्सटर्ना जो होता है ग्रेजुअली मर्जेस विद ओवेरियन स्ट्रोमा. इसलिए डायग्राम में देखोगे ना, तो थीका एक्सटर्ना को नहीं दिखाता, क्योंकि वो ओवेरियन जो स्ट्रोमा था ना, पढ़ा था ना, ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा रीजन में वो मिक्स हो जाता है, मर्ज कर जाता है. इसीलिए डायग्राम में इसको जनरली नहीं दिखाता है थीका एक्सटर्ना को. द प्राइमरी oocyte, क्या क्या कहानी शुरू हो गया? द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल. बताया ना, जो प्राइमरी oocyte है टर्शियरी फॉलिकल में, वो साइज में क्या हो रहा है? ग्रो होते जा रहा है. एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic division at puberty, है ना? It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. अब ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म था ना, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, ताकि साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट होता है ना, तो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म कौन रख लेता है? सेकेंडरी oocyte. और फर्स्ट पोलर बॉडी को बहुत कम क्या देता है? आपका न्यूट्रिएंट. सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Polar body receives
वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या हुआ, टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte था वो मियोसिस वन कंप्लीट कर चुका है और बना चुका है सेकेंडरी oocyte, है ना। तो उसी समय सेकेंडरी जो उसी समय टर्शियरी फॉलिकल भी किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। वही लिखा हुआ है द टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। अब यहीं पे क्या होता है आपका, जो सेकेंडरी oocyte है ना, एक नया मेम्ब्रेन बना लेता है अपने अराउंड। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा। ठीक है, आपको एक का स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसमें आपको लेयर दिखेगा। जैसे सेकेंडरी oocyte बनता है ना आपका, वो अपने अराउंड, जैसे मान लो इधर देखो ना ऐसे, ये मान लो ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte क्या किया, अपने अराउंड एक लेयर सिक्रीट कर लिया यहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। चलो आगे देखते हैं। The thick coat of Jonah pellucida is composed of glycoprotein। पूछ लेता है कि ग्लाइकोप्रोटीन का जोना पेलुसिडा किससे बना हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन से। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह पूछा हुआ है कि सेल में जो मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है। जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेलुलर, इसको एकदम याद कर लेना। जोना पेलुसिडा सेल नहीं है, नॉन सेलुलर लेयर है। याद रहेगा बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। Yes. और जोना पेलुसिडा को सिक्रीट कौन करता है, वो आसपास में जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वही सिक्रीट करता है। इसको बताऊंगा, जोना पेलुसिडा को oocyte प्लस ग्रैनुलोसा दोनों मिलकर सिक्रीट करता है। आगे आते हैं उसमें। ओव्यूलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, सारी बातें मैं बता चुका हूं, उसी को रिपीट कर रहा हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ luteinizing hormone, the Graafian follicle ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by a process called ovulation. After 13 days of menstrual cycle, that is on 14th day, when cycle is ideally for 28 days। अगर 28 days का होगा तो उसका एकदम 14th डे होगा बीच। मान लो, अब ध्यान रखो कैसे कैलकुलेट करना है अपन को। मान लो किसी का साइकिल 30 दिन का है, तो उसका ओव्यूलेशन किस डे को होगा, 15th डे को। आ रही बात समझ, जल्दी बताओ, Yes, sir. बोलो। तो आप ऐसे काउंट करोगे, मान लो किसी का मान लो 32 दिन का है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके लिए तो क्या होगा, इसके लिए 20 कौन सा दिन होगा, जल्दी बताओ, 16 होगा ना, बोलो। Yes, sir. तो ये रट्टा नहीं मारना कि 14th डे, 14th मतलब कब बोलेंगे 14th, हम मान के चलते हैं कि परफेक्ट साइकिल का पीरियड कितना दिन होता है, कितना होता है, 28। अब आपको बताया ये वैरी कर सकता है, किसी लेडी में 30 दिन का होता है, किसी में 31 दिन, किसी में 32, किसी में 27, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप डेट को आगे पीछे कर लोगे। अगर मान लो कि 28 डेज है तो उसका होगा 14 को, 30 है तो उसका होगा 15 को, ऐसे करके आगे पीछे कर लो। ठीक है, आ रही बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. लेकिन हम पीरियड को कितने दिन का मान के चलते हैं, परफेक्ट पीरियड को 28 डेज। तो उस दिन 14 डे को होगा क्या आपका, ओव्यूलेशन। पूरा प्रोसेस इस सिंपल डायग्राम में आ चुका है। देखो पहले कौन था आपका, प्राइमोडियल, PRI जो लिखा हुआ है ना, प्राइमोडियल फॉलिकल। इसमें मल्टीप्लिकेशन, पहला फेज शुरू हो गया, मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लाई क्या कर रहा है प्राइमोडियल फॉलिकल, माइटोसिस या मियोसिस, जल्दी बताओ क्या कर रहा है, माइटोसिस। और ये क्या बना लिया बेटा, oogonia, जो कि 2n होगा। अब oogonia में ग्रोथ शुरू हुआ, देखो इसका ग्रोथ शुरू हुआ, माइटोसिस एंड ग्रोथ होता है तो ये बना लेता है क्या, देखो साइज इसका बढ़ गया ड्यू टू वाइटोलोजेनेसिस, बना लिया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte क्या होता है, M1 शुरू कर देता है ना। oogenesis is arrested in diplotin stage of prophase 1 of M1। ये प्राइमरी oocyte शुरू तो कर देता है M1, लेकिन अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद ये पूरा कहानी जो है ना, प्राइमरी oocyte के ऊपर का जितना कहानी है सब आ जाता है मैच्योरेशन फेज में। अब देखो जैसे ही आपका ये टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है, उसमें जब प्राइमरी oocyte पहुंचता है, वो अपना M1 कंप्लीट करता है और बना लेता है क्या आपका सेकेंडरी oocyte, और इधर क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो ये बना लेता है oocyte या ओवम और एग एंड सेकेंड पोलर बॉडी। और लिखा भी हुआ है मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा बेटा, ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ द मियोसिस 2 भी अरेस्ट हो जाता है, लेकिन कब कंप्लीट होगा, जब उसमें एंट्री ऑफ स्पर्म हो जाता है, एग के मेम्ब्रेन को टच करता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ देखो फिर से एक और oogonia था। oogonia कैसा है, डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो में 25 वीक तक जितना oogonia चाहिए होगा ना फीमेल को, सब बन जाता है। तो फीमेल में XX होता है, तो 44 ऑटोजोम है और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल कितने हो गए, 46, मतलब 2n कंडीशन है। यहाँ क्या करता है, एनलार्ज करता है, मतलब oogonia में क्या हो गया, एनलार्जेस्ट फॉर मतलब ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, इसका साइज बढ़ गया। अभी भी क्या, लेकिन माइटोसिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे oogonia से माइटोसिस से बनता है प्राइमरी oocyte, तो यहाँ भी वही है 44 + XX। एट बर्थ आपका क्या बन चुका है, प्राइमरी oocyte। बताया था ना, एट बर्थ बच्चा किसके साथ निकलता है, प्राइमरी फॉलिकल हैविंग प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा,
आफ्टर प्यूबर्टी आपको बताया था ना, आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो यहाँ पे क्या हो गया था, देखो बहुत बेहतरीन डायग्राम है, इसमें फॉलिकल को इंक्लूड नहीं किया है, डिवीजन तो oocyte मेनली करता है ना, इसलिए oocyte को दिखा रहा है, पूरा oogenesis को। तो देखो oogoनियम बर्थ से पहले बना, एट बर्थ क्या हो रहा है, बस यहाँ पे ग्रोथ हुआ, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ था, बर्थ में है ना प्राइमरी oocyte होता है। यहाँ पे देखो oogonia यहीं पे बन गया आपका प्राइमरी oocyte फीटस लाइफ में ही, और यहाँ बाहर निकला ग्रोथ करके क्या बना आपका प्राइमरी oocyte है। बर्थ क्या है, बर्थ में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल विथ प्राइमरी oocyte। या प्राइमरी oocyte क्या किया, एम फेज शुरू कर दिया, लेकिन वो अरेस्टेड है कब तक, डिप्लोटिन में। जैसे ही प्यूबर्टी आया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बन गया सेकेंडरी oocyte। अब देखो क्योंकि मियोसिस हो गया तो हाफ हाफ हो जाएगा, 22 प्लस x इधर आएगा और 22 प्लस x इधर आएगा, ठीक है। पोलर बॉडी में, पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म कम जाता है, क्रोमोसोम एग्जैक्टली इक्वल डिवाइड होगा दोनों में। अब देखो ये भी क्या हुआ, M2 मेटाफेज में रुक गया, सेकेंडरी oocyte M2 शुरू कर देता है, लेकिन मेटाफेज में जाकर ब्लॉक हो गया। फिर ये शुरू कब करेगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, सेकेंड मियोटिक कंप्लीट होगा और ओवम या oocyte बना लेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा। है कि नहीं बेहतरीन, बहुत आसान है कि नहीं, जल्दी बताओ। सब अच्छे से दिखाया है, प्राइमरी oocyte M फेज शुरू किया, लेकिन यहाँ पे रुक गया, लाइन से पहले दिखा रहा है कि अरेस्ट हो गया। जैसे ही प्यूबर्टी आया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, या फिर से शुरू कर दिया सेकेंडरी oocyte, मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो गया। जैसे ही स्पर्म का एंट्री हो गया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और ये बना लिया। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। एक ही बात को 10 बार बोल चुका हूं मैं, और यही बड़ा जो बोल रहा था मैं डायग्राम, ठीक है, स्लाइड, इसमें सब आपका पूरा प्रोसेस आ गया। इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन, अभी बताने की जरूरत नहीं किसको बोलते हैं। देखो पहले प्राइमोडियल जर्म सेल्स है जो 2n होता है, इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। जब आपसे पूछे ना बोर्ड एग्जाम में, इसको जाके छाप देना पूरा एकदम, इसको लिख, ये लिखने की जरूरत भी नहीं आपको, ये मत लिखना, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज मत लिखना, इसको मत लिखना, सीधे इसको ऐसे दिखा देना, इस पूरे फ्लो चार्ट को, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे 100%। आ रही बेटा समझ सबको, जल्दी बताओ। 100% नंबर मिल जाएगा पूरा इसमें, इसी को जाके उतार देना आपको। देखो प्राइमोडियल जर्म सेल था पहले, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन का क्या बन गया, oogonia। oogonia में ग्रोथ हुआ, माइटोसिस एंड ग्रोथ होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, होता ग्रोथ है बेटा, एनसीईआरटी में माइटोसिस भी लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे oogonia में माइटोसिस एंड ग्रोथ होगा तो बनेगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ है ना, जिसको फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन बोलते हैं, लेकिन यह मियोसिस 1 देखो क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट्स मियोसिस 1 बट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, और उसमें प्रोफेज 1 के किसमें, डिप्लोटिन में, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte प्रोफेज में जो होता है ना, वह क्या करेगा, ये लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, ये बस आपको बता दिया है कि अब इसमें प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या बनना शुरू हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, अर्ली टर्शियरी, है ना, मैच्योर ऑफ फॉलिकल मतलब ड्यूरिंग मैच्योरेशन फेज। तो सीधे याद रखना है स्टार्ट मियोसिस 1 बट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 डिप्लोटिन। फिर प्राइमरी oocyte यहाँ बन गया, प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या बन गया, सारा फॉलिकल बन गया। उसके बाद देखो फॉलिकल मैच्योर होता है मतलब ग्राफियन फॉलिकल बन गया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब जैसे ही प्यूबर्टी आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखने का मतलब क्या है, प्यूबर्टी, ये कंप्लीशन हो गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का, और एक ऐसा साइटोकाइनेसिस होता है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, एक लार्ज सेल बनेगा दैट इज फॉर सेकेंडरी oocyte, एक स्मॉल सेल बनेगा दैट इज पोलर बॉडी, जो डीजेनरेट हो जाता है, हट जाता है अपने आप। अब देखो सेकेंडरी oocyte में क्या शुरू हुआ है बेटा, मियोसिस 2, स्टार्ट्स मियोसिस 2 बट अरेस्टेड इन मेटाफेज। अब सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में रहेगा, किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज सेकेंडरी oocyte। लेकिन कैसा oocyte रिलीज हुआ बेटा, जल्दी बताओ, मेटाफेज में अभी वो अरेस्टेड है, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, बोलो। अब देखो जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ वो मेटाफेज में अरेस्टेड है। अब सेकेंडरी oocyte इन फैलोपियन ट्यूब गया, अब फैलोपियन ट्यूब में दो कंडीशन इसके साथ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, वो स्पर्म का इंतजार कहाँ कर रहा होता है, सेकेंडरी oocyte, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में। तो ये ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर हुआ, मेटाफेज स्टेज में था, वह पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे इंतजार कर रहा है स्पर्म का, वही आगे लिखा हुआ है। इफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म उसके पास पहुंच गया तब। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, यस, तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म ब्रेकिंग डाउन ऑफ MFF, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, है ना, जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है ना, दो फैक्टर इसमें अब इसको मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाता है। एक फैक्टर है MPF, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, क्योंकि ये मेटाफेज में ही रुका हुआ था, तो इसको प्रोमोट वाला करने वाला कोई फैक्टर चाहिए। तो जैसे ही स्पर्म टच करता है ना ये सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को, वह मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर रिलीज हो जाता है, जो मेटाफेज को बोलेगा चलो कंटिन्यू करो। अब दूसरा फैक्टर एक होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स,
मतलब मेटाफेज का अगला फेज कौन है, एनाफेज। बोलेगा और फैक्टर रिलीज होगा, बोलेगा भाई अब मेटाफेज कंप्लीट करो और एनाफेज शुरू करो। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड सिंथेसिस ऑफ एनाफेज, इन दोनों के कारण क्या होता है, जैसे ही स्पर्म टच करता है ना, ये दोनों फैक्टर रिलीज करता है और मेटाफेज से आगे बढ़ा देता है सेकेंडरी oocyte को। सेकंड डिवीजन भी कैसा होगा, मियोसिस टू बी अनइक्वल, ओवम बन गया, इधर बन गया सेकंड पोलर बॉडी, एवीटी जनरेट, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ये सेकेंडरी oocyte इंतजार कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, अगर नहीं पहुंचा स्पर्म, देन आफ्टर 2 डेज जो सेकेंडरी oocyte था किस फेज में था बेटा, मेटाफेज में, वही डीजनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर आ जाता है। यही क्वेश्चन पूछा तुमने, है ना आंसर यहाँ पे, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। तो देखो तो बेटा कितना बेहतरीन स्लाइड, एक स्लाइड में पूरा हो गया, पूरा इसी को उतार देना है आपको। क्लियर है बेटा? यस सर। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया। बहुत मेहनत किया, मतलब समझो 2 लेक्चर मैंने इसके ऊपर दे दिया। चलो अब एक बार बात कर लेते हैं सबसे। सबको समझ में आया बेटा, ये बताओ जितने लोग हो। एंड्रिया, पलक, समझ में आया नहीं आया? खुशी बॉन्डे, क्या सबका माइक म्यूट है क्या? तीर्थ पटेल, अरे मैसेज जो कर रहे हो यार, बोलो। यस अनम्यूट करके बोल दो, मैसेज तुम लोग करते हो, अनम्यूट करके बोल नहीं सकते हो। चलो ठीक है। श्रीजा समझ में आया? यस सर। आकांक्षा, यस सर। सृष्टि, यस सर। रुचि, रुचि दुबे, चलो अब हमने ये खत्म कर दिया पूरा oogenesis। अब देखो जनरली ओनली वन ओवम इज लिबरेटेड इन, क्या होता है आपका, एक ही ओवम लिबरेट होता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय अल्टरनेट ओवरीज। मतलब 2 ओवरीज है ना, इस मंथ में यह निकाला तो अगले मंथ में ये निकालेगा, ठीक है, फिर अगले मंथ में ये निकालेगा, अगले मंथ में, मतलब पूरे साल में ऑलमोस्ट कितने एग निकलते हैं फीमेल के बॉडी से बाहर, जल्दी बताओ। 12। और एक ओवरी कितना बनाता है पूरे साल में, 6, और दूसरा वाला कितना बनाएगा, 6। क्लियर है बेटा? यस। बोलो। अब देखो, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल लेफ्ट इन द ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, अब जैसे ही आपने देखा कि, अब आगे की कहानी देखो, जैसे ही आपने देखा कि अब ग्राफियन फॉलिकल टूटा, एक ग्राफियन फॉलिकल टूटा, कैसे टूटा, कौन तोड़वाया इसको, जल्दी बताओ, किसने टूटने पे इसको मजबूर किया, एलएच ने, है ना। एलएच के कारण जैसे ये टूटा, इससे कौन बाहर निकल गया, जो सेकेंडरी oocyte जो ऑलरेडी मियोसिस 2 शुरू कर चुका था, या बाहर निकल गया सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज ए अरेस्टेड है, या सेकेंडरी oocyte अब जब तक स्पर्म नहीं जाएगा इसी कंडीशन में होगा, स्पर्म गया तो मियोसिस 2 कंप्लीट किया और ओवम बना लिया, नहीं गया तो 2 दिन के बाद उसी फैलोपियन ट्यूब से कहां पहुंचेगा, यूट्रस में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हुए बाहर, ठीक है। अब देखो एलएच जैसे ही बढ़ा, ये ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन कैसे हुआ होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल टूटा होगा तभी तो ओवम बाहर निकला होगा, सेकेंडरी oocyte, जल्दी बताओ, है ना। बोलो। अब देखो जैसे ही ये टूटता है ना ग्राफियन फॉलिकल, तब जो सबसे पहला पार्ट जो बन जाता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस, क्या बोलते हैं बेटा, हीमोरैजिकम। ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ पार्ट को सबसे पहले क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पस हीमोरैजिकम। कॉर्पस हीमोरैजिकम कुछ अलग नहीं है, कॉर्पस लुटियम को शुरुआत में अपन कॉर्पस हीमोरैजिकम बोलते हैं और थोड़ी देर बाद उसी को क्या बोलने लगते हैं बेटा अपन, कॉर्पस ल्यूटियम। आई बात समझ? तो देखो लिखा हुआ है, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल लेफ्ट इन द ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, पहला क्या, कॉर्पस हीमोरैजिकम, हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड है। देखो बिफोर ओव्यूलेशन द इनर साइड ऑफ द फॉलिकल इज अवैस्कुलर, ध्यान रखना, जब आपका क्या नहीं हुआ था, ओव्यूलेशन नहीं हुआ था, तो जो फॉलिकल थे ना ग्राफियन फॉलिकल, ये अवैस्कुलर था, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये ओव्यूलेशन होता है ना, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ब्लड वेसल डेवलप हो जाता है, बट सून आफ्टर ओव्यूलेशन blood vessels grow into ruptured Graafian follicle, so the ruptured Graafian follicle becomes filled with blood which is known as corpus hemorrhagicum। देखो ओव्यूलेशन से पहले इसमें ब्लड वेसल नहीं था, जैसे ही ओव्यूलेशन होके ओवम बाहर निकला या सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, इसमें ब्लड वेसल का डेवलपमेंट हो गया, इसके कारण क्या हो गया, इसमें बहुत सारा ब्लड भर गया, किसके अंदर, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ब्लड भर गया। अब ब्लड भर गया इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कॉर्पस हीमो मतलब ब्लड, हीमोरैजिकम।
है ना। ये कॉर्पस हेमोराजिकम क्या है बेटा? इट इज अ इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की शुरुआत में कॉर्पस हेमोराजिकम बोल देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद इसी को क्या बोलने लगते हैं अपन? कॉर्पस ल्यूटियम। आई बात समझ? जल्दी बोलो यस सर। क्यों बोलने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, मैं भी बता रहा हूँ। चलो आगे देखो। क्योंकि इसमें व्हाइट बॉडी, मतलब एक प्रोटीन व्हाइट प्रोटीन बन जाता है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडी बोलते हैं, याद रखने का इसको। सॉरी व्हाइट बोल रहा था, येलो बॉडी है ना। और इसका अगला स्टेज जो है कॉर्पस एल्बिकेंस, हुआ होता है व्हाइट बॉडी। देखो द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ रप्चर्ड, आप जानते हो कि ग्राफेन फॉलिकल में बहुत सारा क्या था? ग्रैनुलोसा सेल, है ना। तो अब तो आपका ग्राफेन फॉलिकल रप्चर्ड हो चुका है, इसलिए हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं? रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल। तो रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल का जो ग्रैनुलोसा सेल है ना, वो क्या करेगा? देखो द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल प्रोलिफरेट, मतलब वो आपस में डिवाइड करता है, एंड दीज सेल्स बिकम येलो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ पिगमेंट कर ल्यूटिन, है ना। यह ग्रैनुलोसा सेल क्या करता है? अंदर वाला में वो डिवाइड करना शुरू करता है और उसमें एक प्रोटीन एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसका नाम है ल्यूटिन। इसी ल्यूटिन के कारण ये पूरा जो रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल है उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा? कैसा हो जाता है कलर? येलो, है ना। तब इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या बना? ल्यूटिन, इसी से नाम पर गया ल्यूटियम। दीज सेल्स आर कॉल्ड ल्यूटिन। तब कॉर्पस हेमोरॉजिकम को क्या बोलने लगते हैं? जैसे ही उसमें पिगमेंट बन गया ल्यूटिन, इसी को हम ल्यूटिन बोलने लगते हैं, ल्यूटियल सेल्स बोलने लगते हैं, या कॉर्पस ल्यूटियम बोलने लगते हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यह वाला, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, याद रखने का। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीट मेनली प्रोजेस्टेरॉन। यह थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, लेकिन मेनली यह क्या सिक्रीट करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन ना बहुत जरूरी है। क्यों? ध्यान रखो, इधर देखो। बच्चा जो फीटस था वह कहाँ जाके अटैच होता है? जल्दी बताओ, किस किस लेयर से? यूट्रस के एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोमेट्रियम, है ना। एंडोमेट्रियम में जाके अटैच होता है। अब आप जानते हो एंडोमेट्रियम में जब ये अटैच हुआ, है ना, तो उस एंडोमेट्रियम को अब 9 महीने तक मेंटेन रखना है। देखो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम तो टूट जाता है, लेकिन जब बच्चा फर्टिलाइजेशन हो गया, जब उसमें इम्प्लांट कर गया, अब 9 महीने तक उस एंडोमेट्रियम को ऐसा मोटा एकदम मेंटेन रखना होगा, ताकि बच्चा उसी में है। तो मोटा क्यों हो जाता है एंडोमेट्रियम? ताकि कुछ झटका लगे बच्चा को, कोई दिक्कत ना हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहे। तो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना होगा अगले 9 महीने तक, जब तक बच्चा बाहर नहीं आता है। वह मेंटेनेंस का काम कौन सा हार्मोन करता है बेटा? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम को 9 मंथ्स तक कौन मेंटेन करके रखता है? कौन सा हार्मोन? जल्दी बताओ। प्रोजेस्टेरॉन। तो यह प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है, 9 महीने तक पूरा सुरक्षित रखना है प्रेगनेंसी को। तो और अगर इस प्रोजेस्टेरॉन का क्या हो गया? कमी हो गया, एंडोमेट्रियम टूट जाएगा और इसी को एबॉर्शन बोलते हैं, बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो corpus luteum is a temporary endocrine gland and secrete mainly progesterone. Estrogen is also secreted by corpus luteum. Progesterone, ध्यान रखो, progesterone hormone maintains pregnancy and repairs the wall of uterus to make its surface adhesive to help in implantation. जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और यूट्रस के वॉल को भी रिपेयर करता है, उसमें कोई टूट फूट हुआ होगा तो, टू मेक इट सरफेस एडहेसिव टू हेल्प इन इम्प्लांटेशन। यूट्रस के वॉल में ही जाके इसको अटैच होना है, किसको? बच्चा को। तो उसके सरफेस को एडहेसिव बनाता है ताकि प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो जाए। Due to action of estrogen and progesterone, the endometrium of uterus is prepared for implantation. इन दोनों हार्मोन का बहुत सिग्निफिकेंस है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को तैयार करता है, मतलब मोटा कर देता है, हाईली ब्लड वेसल से भर देता है, ताकि क्या हो? ये प्रॉपर इम्प्लांटेशन कर पाए। बाय द 6th to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 6 से 7वां दिन, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा? किस जगह पे? फैलोपियन ट्यूब, है ना। वहां से तुरंत फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। मान लो फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस यहाँ है, यहाँ पे जैसे ही जाइगोट बना, यह आगे मूव करना शुरू करता है। कहाँ आता है? यूट्रस में। यह जर्नी कंप्लीट करने में इसको लगभग 6 से 7 दिन लग जाता है, यूट्रस में पहुंच के इम्प्लांट करने में। ठीक है, तो बाय द 6th to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, embryo is implanted into endometrium, most commonly at the fundus.
और एंडोमेट्रियम के किस रीजन में, ऊपर वाला हिस्सा में लगभग जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है, और तब इसको हम इम्प्लांटेशन बोल देते हैं। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, पहले ही बता दिया क्या होगा। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना था, जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होकर सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, पहले इसको बोलते हैं कॉर्पस हेमोरैजिकम, तुरंत इसको थोड़ी देर में बोलने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। अब यह कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है बेटा, ये क्या सिक्रीट करता है जल्दी बताओ, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। लेकिन इस प्रोजेस्टेरॉन का काम कब है, जब प्रेगनेंसी होगा तब ना, जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा तब ना, तभी एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है ना, जल्दी बताओ। यस सर। जब एक में अगर एक फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो क्या उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना जरूरी है, बोलो नहीं है। तो यही लिख रहा है फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वह अब उस वहां पे टिका रहेगा या खत्म हो जाएगा, वह डिसाइड करता है फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम टिका रहता है कितना दिन, पूरे 9 महीने तक, है ना। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना नहीं है, इम्प्लांटेशन करवाना नहीं है, ये तुरंत 9 दिन के बाद तुरंत वहां से बाहर हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ ये भी बाहर निकल जाता है। वही दिख रहा है देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ यस, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ बाय द हेल्प ऑफ एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक ग्राफिक, ये आपका हार्मोन है जो प्लासेंटा सिक्रीट करता है। वही लिखा हुआ है देखो, एचसीजी सिक्रेटेड बाय एम्ब्रियोनिक सेल ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो खुद इसको सिक्रेट करता है प्लासेंटा मेनली, है ना। तो जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एचसीजी के कारण क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे 9 महीने तक रहेगा, और 9 महीने तक रख के क्या करेगा, ये क्या सिक्रेट करता रहेगा बेटा, क्या, प्रोजेस्टेरॉन। देखो ये बात बताऊंगा, प्रोजेस्टेरॉन मेनली ये 3 महीने तक सिक्रेट करता है जब तक प्लासेंटा नहीं बनता है, बाद में इसका काम प्लासेंटा ले लेता है। तो शुरू के 3 महीने तो ये पूरा क्या करता है, सिक्रेट करता रहता है प्रोजेस्टेरॉन, बस ऐसे समझो आप, या 9 महीने तक वहां रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजनरेटिंग आफ्टर अबाउट 9 डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड कन्वर्टेड इनटू, अगला क्या बताया था मैंने, कॉर्पस एल्बिकैंस, दैट इज अबाउट 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब 14 से देखो क्या हुआ, क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन होता, ओव्यूलेशन होता है। अब 14वां दिन को ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद 2 ऑप्शन है एक के पास, या तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो 14 दिन के 9 दिन बाद, तो 14 + 9 कितना हो गया, 23, या कॉर्पस ल्यूटियम एक अगले स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है डीजनरेट होने के बाद, उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकैंस, और डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकैंस। सिंपल सी बात क्या होगी सर, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया तो पहले बन गया कॉर्पस हेमोरैजिकम, वह बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। सर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, एंडोमेट्रियम को तैयार करता है इम्प्लांटेशन के लिए। अब 2 कंडीशन है सर, ओवम जो बाहर निकला था सेकेंडरी oocyte, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम है नहीं, वह क्या करेगा, 7 से 8 दिन में, ओव्यूलेशन के 7 से 8 दिन बाद, 9 दिन बाद वह एक अगला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकैंस जिसको व्हाइट बॉडी बोलते हैं, और यह बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सर तो कॉर्पस ल्यूटियम वहीं पे मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, ड्यू टू हार्मोन कॉल्ड एचसीजी। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। अब तीसरा क्या बन जाता हो, कॉर्पस एल्बिकैंस व्हाइट बॉडी। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, corpus luteum start degenerating after about 9 days of its formation and gets converted into corpus albicans white body. Degenerated corpus luteum is called corpus albicans. तो ये सीक्वेंस पूछता है नीट में, 3 सीक्वेंस आपको क्या बताना होगा, पूछता है कि जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसका सीक्वेंस बताइए वो क्या क्या बनाता है। तो पहला क्या बोलेंगे, कॉर्पस हेमोरैजिकम, फॉलोड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये मेंटेन रहेगा, नहीं हो गया तो तुरंत ही डिग्रेड करके एक अगला स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्पस एल्बिकैंस। क्लियर है, क्लियर है। इस सीक्वेंस को उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉर्पस एल्बिकैंस पहले बना दिया कॉर्पस, ये नहीं, इसी सीक्वेंस में लिखना है। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यस सर। आपके एनसीईआरटी में देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल में क्या बन गया, देखो एंट्रम आ गया। एंट्रम कहाँ आता है, सबसे पहले टर्शियरी फॉलिकल में आता है, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और देखो रेड वाला आपका सेकेंडरी oocyte है, यही बताया था मैंने, सेकेंडरी oocyte या बाहर वाले फॉलिकल सेल से अटैच होता है विद सम ग्रुप ऑफ सेल्स। ये दिख रहा है सबको, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज cumulus फोरस। आई बात समझ, बोलो, यस बताया था ना
ये जो सेकेंडरी oocyte है या maturing oocyte, वह इस वॉल से अटैच होता है विद सम ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस सेल इज कॉल्ड एज cumulus oophorus। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। ग्राफियन फॉलिकल में जैसे ही एलएच हार्मोन बढ़ा, 14 से देखो क्या हो गया, या रप्चर किया और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद यह एक अगले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, इसमें हेमोरेजिक नहीं दिया है, ये अगले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, या अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है, ये लेट कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब और साइज बढ़ गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, अगर नहीं हुआ तो ये डीजेनरेट करके एक अगला स्ट्रक्चर बना लेगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकस। क्लियर है? यस। और ये आपका पूरा फॉलिकल का डेवलपमेंट दिखा रहा है, जो कल मैंने बता दिया था। ये प्राइमरी फॉलिकल है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ से आप शुरू करना, क्योंकि आप में नहीं दिया हुआ प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, और ग्रेनुलोसा सेल बढ़ गया और एक थीका आ गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब इसमें एंट्रम डेवलप हो गया और थीका डिवाइड हो गया, थीका एक्सटर्ना इंटरना में, तब इसको हमने बोल दिया क्या, टर्शियरी फॉलिकल, जिसको एंट्रल फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यह क्या किया, कुमुलस ओफोरस, यहाँ है देखो, यही जो सेल्स है आपका, ये जो बाहर वाला सेल्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज कुमुलस ओफोरस, है ना? यह बन गया, यह अटैच करके रखता है सेकेंडरी oocyte से, बाहर वाला लेयर से, प्लस यहाँ पे क्या आपका एंट्रम है, सब कुछ है, ये सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और इसमें जब LH आया, यह टूटा, बाहर निकल गया और एक इसमें बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है बेटा? चलिए बोलो। यस। सब वही बात है, देखो प्राइमरी फॉलिकल है ना, दिख रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल थीका बना, फिर आपका ये क्या होगा, एंट्रम आ गया, मतलब ये टर्शियरी फॉलिकल हो गया, एंट्रल, है ना? फिर ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल दिखा रहा है आपको, ठीक है, इसमें टर्शियरी नहीं दिखा है, ग्राफियन फॉलिकल है। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, ये टूटा, रप्चर होकर इससे एक बाहर निकल गया, सब वही दिखा रहा है। डिफरेंस आपको बता ही दिया मैंने कि क्या क्या होता है, दो तो बता दिया था। यहाँ से देखो, when the primary spermatocyte divide, its cytoplasm is equally distributed between the two secondary spermatocyte form. However, when the primary oocyte divides, almost all its cytoplasm goes to the daughter cell, which forms the secondary oocyte. The other daughter cell, first polar body, receives half the chromosome of the primary oocyte, but almost no cytoplasm. इस लाइन का मतलब बताने की जरूरत है क्या? अभी तो बताया है ना, कि जब प्राइमरी आपका, सीधी बात समझो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें इक्वल डिवीजन होता है, तो पक्की बात है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा तो उसे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, दोनों में इक्वल साइटोप्लाज्म जाता है। जबकि इसमें क्या देखा आपने कि प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करता है तो क्या बनता है बेटा, एक आपका लार्ज सेल जो कि सेकेंडरी oocyte, एक छोटा पोलर बॉडी, मतलब दोनों में क्रोमोसोम तो इक्वल जा रहा है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा आ गया, इसमें बहुत कम। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। चलो, ये बात भी हो गई, है ना? अब कल से अपन देखेंगे कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर है ना? और इसके बाद अपन देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एग का स्ट्रक्चर देखने के बाद अपन शुरू करेंगे हार्मोनल कंट्रोलेशन, मतलब कल आपका ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले फेज पे आएंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? यस सर। रिकॉर्डिंग मैंने तो भेज दिया है, नोट्स आपको यहाँ तक, है ना? अगले 2-3 लेक्चर तक का भी नोट्स आपको आज मिल जाएगा, ठीक है? यस। ओके सर। सबको मिल जाएगा। अब मंडे को क्या करना है बेटा, सब लोग रिवाइज करके आना, ठीक है? देखो, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग, तुम लोग को मणिनगर वाले बच्चे, सब लोग पढ़ाई करो ढंग से। दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे जो कि रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ को लगता है कि वो तिस्मार खान है, तो फिर उनका लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, पढ़ना उनको है। चलो कुछ बच्चे हैं, आकांक्षा है, अली है, ये लोग पूरे दिन, मतलब हर लेक्चर में लोग पूरा होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो लोग बहुत, मतलब या तो उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, रुचि जो ये भी होती है, सृष्टि होती है ना? चलो ठीक है बेटा, खत्म करते हैं लेक्चर, कल शुरू करेंगे। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत बेहतरीन लेक्चर है, बस आपको करना क्या है, इसको रिवीजन करते रहो, जाके देखोगे कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। और जो जो लेक्चर अटेंड कर रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो कर रहा है लेक्चर अटेंड, उनको मैं लास्ट में एनसीईआरटी का नोट्स भेजूंगा बेटा, मैं याद रखना, बस उन्हीं को भेजूंगा। एक बार मैं हिस्ट्री देख लेता हूँ कौन कौन लेक्चर अटेंड करता है ढंग से, आपको दिखा देता हूँ उस नोट्स का सैंपल। जिसको एनसीईआरटी के नोट्स, कंप्लीट एनसीईआरटी, वो भी नोट्स मेरा बना हुआ है, ठीक है? आपको दिखा रहा हूँ सैंपल कि कितना बेहतरीन। सब लोग एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाओ, 2 मिनट टाइम दो मेरे को, और आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, देखो कितना बेहतरीन नोट्स है, एक एक लाइन एनसीईआरटी का होगा, बस डायग्राम के लिए आप खोल लेना एनसीईआरटी का बुक और पूरा लाइन इससे पढ़ के जाना, एक लाइन एनसीईआरटी का इससे बाहर नहीं होगा। इससे आपको क्या फायदा होगा, मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है पूरे एनसीईआरटी को, लाइन को। एनसीईआरटी में तो पैराग्राफ के फॉर्म में होता है ना, तो पता नहीं चलता है कि ऊजेनेसिस पूछ रहा है तो कितना लिखना है,
या पूछ रहा है तो कितना लिखना है, पूरे एनसीईआरटी को लाइन को ही मैंने पूरा लाइन वाइज कॉपी करवा दिया। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं पे हो सकता है क्योंकि बच्चों को लिखवाया है और उन्हीं से स्कैन करके मंगवा लेता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए बोला पढ़ते रहो, पहले नॉलेज तो डेवलप करो, पूरा मिल जाएगा ना आपको। ह्यूमन मतलब बोर्ड में क्या लिखना है वो भी मिलेगा आपको पूरा, एकदम दे दूंगा एनसीईआरटी का एक एक लाइन पूरे सीक्वेंस में। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ इसको, उसी को मिलेगा जो लेक्चर कर रहा है। जिसको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं उसको भेज के कोई मतलब ही नहीं। चलो देखो, दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, यह आपका पूरा एनसीईआरटी का है बेटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप उठा लो कोई भी, है ना, एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको मिल जाएगा इसमें। देखो ना 51 पेज में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। मतलब ये क्या है, कंप्लीट एनसीईआरटी है। समझ में आ रही है बात? जल्दी बताओ। यस एक लाइन कोई एक टॉपिक उठा लो बुक का, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, और इसको बहुत अच्छे से मैंने ये करके ऑर्गेनाइज भी कर दिया खुद से, लेकिन ये कंप्लीट एनसीईआरटी है। जैसे आपको oogenesis पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें देखो oogenesis पूरा एनसीईआरटी से होगा, ओवरी पूरा एनसीईआरटी है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं है, बस उसको मैंने अरेंज कर दिया है। लेकिन लाइन भी एकदम वही होगा, सेम लाइन भी अलग नहीं होगा, ठीक है, पूरा एकदम। इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो, सब बना हुआ है नोट्स, है ना। लेकिन पहले तो नॉलेज नीट के लिए भी कर रहे हैं ना, तो पहले तो नॉलेज बढ़ा ले। नोट्स तो आपको पहले ही बोल दिया है ना कि आपको एनसीईआरटी के भी नोट्स मिलेगा सबको। इसमें एक एक लाइन एनसीईआरटी का, एक एक लाइन बता तो दिया, बस इसके लिए खोलना होगा तुमको, डायग्राम के लिए। डायग्राम एनसीईआरटी में देख लो, बाकी सब लाइन एनसीईआरटी का है। क्लियर है बेटा? देखो 51 पेज में पूरा एनसीईआरटी का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म है। आ रही बात समझ? बोलो। यस इस नोट्स को लेने के लिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जो पढ़ेंगे उन्हीं को भेजने का फायदा भी है, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है। और यही बच्चे जो है ना अभी, वो बाद में आके सर पास कैसे करे बता दो सर, प्लीज सर किसी तरह हेल्प कर दो, वो ऐसा करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो नोट्स आपको मिल जाएगा। लेक्चर एक बार देखने दो, कंप्लीट जो जो करता है ये भी भेज दूंगा, तो टेंशन मत लो। जिनको लगता है ना बोर्ड एग्जाम करना है, उनके लिए भी नोट्स रेडी है। आप उतना डिटेल में पढ़ रहे हो ना, उसके बाद ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा इस लोग कुछ है ही नहीं। तो सब नोट्स बोर्ड के लिए भी रेडी है, नेट के लिए भी रेडी है, सब मिलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय। सर हाँ बेटा बोलो। आपके पास चैप्टर 1 या चैप्टर 2 की नोट्स है? हाँ हाँ बिल्कुल है। तो मुझे सेंड करना, मैंने आपको मैसेज किया था पर आपने मुझे सेंड नहीं किया। चलो ठीक है, सेंड कर दूंगा मैं। देखो इतने मैसेज आते हैं ना बेटा, भूल जाता हूँ कभी कभी मैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सर, पर सर सेंड कर। एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स के ट्रिक भी मैंने आपको भेजा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक का भी करता हूँ मैं। ट्रिक का रुक जाओ अभी, ट्रिक एक वीक में आपको बना के मैं पीडीएफ फॉर्म में बना के भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय।